Hello, good afternoon everyone. My name is Dr. Monica, Assistant Professor in Department of Economics, Ismail National Mahila PG College, Meerut. Today my topic is unlimited supply of labor. ठीक है, given by the model given by the Arthur Lewis. Let's start with जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मॉडल है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, कि उसका श्रम की असीमित पूर्ति। जो मेनली ये मॉडल दिया है आर्थर ल्यूइस ने, इनका पूरा नाम है सर विलियम आर्थर ल्यूइस। इन्होंने ज्यादातर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में कि कैसे जो जहां पर जो भी कंट्री, तीन तरह की कंट्री होती हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री कौन सी हैं? जहां पर हम डेवलप्ड कंट्री उन्हें बोलेंगे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में होते हैं और उनका पूर्ण विदोहन किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग किसे बोलेंगे? डेवलपिंग कंट्री जहां पे नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनका पूर्ण विदोहन या फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। वो लेकिन उन्नति की ओर वो अग्रसर होते हैं। दूसरे अंडर डेवलपमेंट कंट्री, अल्प विकसित देश। अल्प विकसित किसे बोलते हैं? अल्प विकसित ऐसे देश जहां पे साधन ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, तो वहां पे तकनीक प्रोग्रेस क्या होगी? तो जो हमारी कंट्री है ज्यादातर जिसकी कंटेक्स्ट में इन्होंने बात की है आर्थर ल्यूइस ने, वो बात की है डेवलपिंग कंट्री के केस में, जहां पे मेनली हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे, मेनली वैसे 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो मोस्टली रिच हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं, और हमारे यहाँ पे जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्या है? मोस्टली रिच होते हैं लेबर। तो हमारे यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? ज्यादातर लेबर को एज ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बात आती है कि जो थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर 1954 बाय सर विलियम आर्थर लुइस is a theoretical description of how an agrarian society get transformed in a developed and industrialized economy। कि कैसे जो हमारा अग्रेरियन सोसाइटी, अब इन्होंने जो मॉडल में बात की थी कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, कि जो कंट्री इस तरह की है जहां पे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, श्रम की असीमित पूर्ति है, कि जितनी, असीमित से मतलब है कि जितनी आप डिमांड करोगे, उनका जो डिमांड कर्व है लेबर का कैसा है? हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस। उसका मतलब होता है कि आपने उन्हें मिनिमम वेज पे या सब्सिस्टेंस वेज पे आप उन्हें कितनी भी डिमांड कर सकते हैं लेबर की आप। तो इस तरह का, तो वहां पे आप कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे मतलब जो विकास है वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने पहले माना कि जो उनका एनालिसिस था मॉडल का, उन्होंने माना कि जो उन्होंने सेक्टर को 2 सेक्टर में डिवाइड किया, कि डुअल सेक्टर की बात की, कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर का माना। In this theory, there are 2 sectors. Lewis has developed a systematic theory of economic development with unlimited supply of labor. The traditional or household and subsistence sector situated in the rural areas and is confined to the cultivation of crops for domestic consumption। वो मानते थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है या हाउस होल्ड सेक्टर है, सबसिस्टेंस सेक्टर है, वो क्या है? वहां पे इतना ही प्रोडक्शन होता है जो वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं। वो कोई इस तरह से प्रोडक्शन नहीं करते कि वो उसको सेल कर रहे हैं, या जो भी ट्रेडिशनल सेक्टर में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, या हम उसको सबसिस्टेंस सेक्टर भी बोल सकते हैं, कि वो इतना प्रोडक्शन करते हैं कि जो खुद ही कंज्यूम करते हैं और इतना ही वहां पे प्रोडक्शन होता है ट्रेडिशनल तरीके से। इसलिए ट्रेडिशनल क्यों बोला है इसे? वहां पे जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो अभी पुरानी है, पुराने तरीकों से उत्पादन कर रहे हैं। सबसिस्टेंस सेक्टर से मतलब है कि सिर्फ जीवन निर्वाह करने तक, कितना जिससे उनका जीवन यापन चल सके उस तक वो अपना मतलब वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और वो अपना उससे जीवन यापन कर रहे हैं। अब बात आती है, इट आइदर डिड नॉट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि जो वो अपना प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं या तो उसका अमाउंट 0 है कैपिटल का, या बिल्कुल ना के बराबर है।
उसके बाद आता है यूज अनस्किल्ड एंड फैमिली लेबर की। जो ये वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या है वो, उसकी जो लेबर है वो अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड से मतलब है कि जो भी काम अगर कोई वो काम कर रहे हैं तो उसमें कोई स्किल्ड नहीं है, मतलब उसे ऐसे नहीं कि 1 घंटे में अगर हम स्किल्ड हैं तो उस काम को हम किसी काम को हम 5 मिनट में कर सकते हैं। अगर अनस्किल्ड लेबर से आप बोलोगे जो उसमें परफेक्ट नहीं है, उस काम को करने में निपुण नहीं है, तो उसी काम को हो सकता है 1 घंटे में कंप्लीट करे। तो वो क्या है, उसमें अनस्किल्ड लेबर है, उन्हें कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं है, और ज्यादातर वो फैमिली लेबर का यूज करते हैं। द कैपिटलिस्ट और अर्बन, दूसरा सेक्टर जो है कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं उसे, अर्बन मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर। लाइक क्या है उसमें, क्या क्या आते हैं, माइंस है, प्लांटेशन है एंड मैन्युफैक्चरिंग ईटीसी। जो दूसरा सेक्टर है उसको बोला है इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर, उसमें अर्बन सेक्टर को बोला है उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बोला है, उसमें क्या है माइंस है, जिस किसी भी तरह की खान है, कोयले की खान है, चीनी मिल है, कपड़ा मिल है, उद्योग सब किस में आ रहे हैं, हमारे प्लांटेशन है, बगीचे बाग सब किस में आ रहा है, हमारा आ रहा है कैपिटलिस्ट अर्बन सेक्टर को उन्होंने बोला है। कैरिड आउट प्योरली फॉर प्रॉफिट मोटिव, जो उनका ये जो सेक्टर इसमें क्या होता है, उन्होंने प्रॉफिट मोटिव के लिए बोला है। इट एम्प्लॉयज रिप्रोड्यूसिबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो इनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो साधन है वो किस तरह के, रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल का यूज करते हैं। एंड प्रोडक्शन इज कैपिटल इंटेंसिव। वहां क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर की जब बात करें तो उन्होंने कहा कि अनस्किल्ड लेबर है और अपनी फैमिली को यूज कर रहे हैं वो लेबर की टर्म्स। लेकिन यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि वो किसका यूज कर रहे थे, लेबर का। जो अर्बन सेक्टर है वो मोस्टली क्या यूज कर रहा, कैपिटल इंटेंसिव होने का मतलब है कि वो अपनी प्रोडक्शन में कैपिटल का, मशीन का यूज कर रहे हैं। हायर लेबर टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूसेबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उसमें लेबर यूज हो रही है वो किस तरह से, रिप्रोड्यूसेबल का मतलब है कि वो क्या प्रोसेस है, जैसे गन्ने से क्या है हम जूस बना सकते हैं, ठीक है, और कपास से क्या है, जैसे हम कॉटन या जो हमारी क्विल्स, ये सब इनका यूज कर रहे हैं, इस तरह का प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम। लेबर लुक्स स्किल्ड, उसमें जो हम लेबर का यूज कर रहे हैं उसमें हम स्किल्ड लेबर का, जो अर्बन सेक्टर की लेबर है वो ज्यादातर स्किल्ड लेबर है। अब बात आती है कि अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल, कि जो ये मॉडल है दिया है उन्होंने, एनालिसिस किया है मॉडल का। तो जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं या कोई किसी का एनालिसिस करते हैं, कोई भी थ्योरी डेवलप करते हैं, तो हम कुछ मान्यताएं अजम्पशन मानकर चलते हैं कि ऐसा है, तभी हम कोई थ्योरी डेवलप कर पाते हैं। तो जो आर्थर ल्यूइस थे, इन्होंने उनके जो मॉडल की अजम्पशंस हैं वो देखते हैं कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन, दिस मॉडल वाज रिटन बाय द क्लासिकल अजम्पशंस दैट अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इज अवेलेबल एट सबसिस्टेंस वेज रेट। ऑल क्लासिकल्स स्मिथ टू मार्क्स बिलीव इन इट। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे सबका बिलीव था कि जो लेबर की सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, और इवन स्मिथ से लेके मार्क्स तक ने भी इसी में बिलीव किया है। और जो जैसे मार्क्स थे वो क्या कहते थे, जो उन्होंने लेबर को टर्म्स यूज किया था वो क्या था, रिजर्व आर्मी का। उन्होंने भी कहा था जो हमारे यहाँ पे है, जो डेवलपिंग इस तरह की कंट्री है वहां पे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, और उन्होंने एक टर्म्स यूज की थी रिजर्व आर्मी लेबर के लिए। तो इसी ये है कि जितने भी स्मिथ टू मार्क्स तक जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो बिलीव करते थे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में। इन दिस वी आर गोइंग टू नो हाउ द प्रोडक्शन ग्रोज ओवर टाइम। इसमें अब हम इसकी कि उसमें जब हम इस मॉडल में ये कि हम यही तो हमें जो ल्यूइस का मॉडल है हमें बताता है कैसे, मतलब हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अपनी लेबर को ट्रांसफर करके कैसे जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस कैसे होगा लॉन्ग टाइम में। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एज्यूम्ड, उन्होंने माना है कि उन्होंने ऑटार्की की सिचुएशन, नो ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं माना है, दूसरे देशों से कोई ना ले ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट की कंडीशन को माना है। पॉपुलेशन इज लार्ज रिलेटेड टू कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो कहते हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है कंपैरिजन टू कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन ट्रेडिशनल सेक्टर इज नियर टू जीरो और इवन नेगेटिव। जहां पे उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां क्या है,
पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है, पॉपुलेशन लार्ज है किसके अकॉर्डिंग, कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज के। तो मोस्टली कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या तो जीरो है या ना के बराबर है। उसके बाद है देयरफॉर देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एट द सबसिस्टेंस वेज रेट इन द ट्रेडिशनल सेक्टर। इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो ना के बराबर है, जीरो है, इसलिए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है, इसके कारण सबसिस्टेंस वेज रेट, वहां पे जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें वेज कितना है, सबसिस्टेंस वेज रेट। सबसिस्टेंस का मतलब है इतना वेज रेट मिल रहा है जिससे केवल वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं या जीवन निर्वाह तक उनको वेज मिल रहा है। वेज किससे डिटरमाइन होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो नेग्लिजिबल है तो उसी के अकॉर्डिंग वेज रेट डिसाइड है कि वेज रेट कितना होगा। इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ लेबर होरिजेंटल टू एक्स एक्सिस एट द सबसिस्टेंस वेज रेट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो, इसका मतलब यही है कि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम लेते हैं कि इधर डिमांड, लेबर की डिमांड और एक वेज रेट दे देते हैं मिनिमम डब्ल्यू, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब होने का मतलब है कि एक प्राइस पे आप कितने, एक वेज रेट पे आप कितनी भी लेबर की डिमांड कर सकते हैं, कि आपको अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की। प्रीवेलिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, capital and other natural resources are highly scarce although in relation to the dominance of labor supply। ये कह रहा है कि जहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसे बोलते हैं एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या मतलब है, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। उसका मतलब क्या है कि अगर एक खेत में माना हमें कि 10 आदमी को काम कर सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रोडक्टिविटी माना उन्होंने 500 केजी गेहूं जो भी प्रोडक्शन किया है वीट का है जो भी, कि 10 आदमी भी वही काम कर सकते हैं तो वही प्रोडक्शन होगा। अगर उस खेत में 10 की जगह 100 आदमी लग रहे हैं तो भी वही प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 90 लोग काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या जीरो है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि 10 आदमी भी वही काम कर रहे थे और 100 आदमी भी वही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वो एम्प्लॉयमेंट के, वो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन कैसा है वो, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी है, वो जो दिख नहीं रही है, सामने तो दिख रहा है कि हमें खेत में लगे, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर या जीरो है। That is why former are assumed to be the real bottlenecks to the economic expansion. Wage rate is to be determined by the marginal productivity of labor. Former से मतलब है कि जो ये सब है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, जो उसमें प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, ये सब क्या है, ये क्या बोटलनेक्स है इकोनॉमिक एक्सपेंशन में। इसलिए जो हमारा ये है, वो कहते हैं कि वेज रेट किससे डिटरमाइन हो रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो हमारा वेज रेट भी कमी होगा, सबसिस्टेंस वेज रेट। ये है इकोनॉमी इज डुअलिस्टिक इन नेचर, दैट इज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ सोशल सिस्टम इन द इकोनॉमी, ट्रेडिशनल एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो नेक्स्ट अजम्पशन है इस मॉडल की वो है कि जो हमारी इकोनॉमी है कैसी है, उन्होंने माना डुअलिस्टिक इन नेचर। दो क्षेत्र में उन्होंने एनालिसिस के लिए इकोनॉमी को डिवाइड कर लिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं, अर्बन सेक्टर भी यूज किया इन्होंने। तो वो कहते हैं इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर पीपल वर्क्स फॉर द वेजेस रेदर देन सबसिस्टेंस। वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो जीने के लिए काम नहीं कर रहे, वो वेज के लिए काम कर रहे हैं, वेज को। वो ये नहीं है कि वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ जीवन जीना है, या वो वेज के लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि सबसिस्टेंस वेज के लिए। ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिक्वायर्स मोर लेबर विच इज अनस्किल्ड इन ट्रेडिशनल सेक्टर। और ये भी आगे की वो कहते हैं कि जो कैपिटल सेक्टर है अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसको क्या है, मोर लेबर की, उन्हें जो रिक्वायर्ड है वो क्या, मोर लेबर की नीड है। और मोर लेबर कैसी है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर से हम लेबर को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो कैसी है, लेबर अनस्किल्ड है।
तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि बट इट इज एज्यूम दैट स्किलिंग इज ए क्वासी बोटलनेक, that is it is a temporary phenomena that can be removed by incurring some cost of imparting skill। उन्होंने कहा है कि जो हम लेबर ट्रांसफर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो वो लेबर कैसी है, अनस्किल्ड है, उन्हें मतलब परफेक्ट नहीं किसी भी उसको काम करने में, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो एक तरह का बोटल नेक है उसके लिए, इकोनॉमी के लिए, बट वो कहते हैं कुछ उन्हें ट्रेनिंग देके, किसी भी तरह की ट्रेनिंग प्रैक्टिस या थोड़ा बहुत कॉस्ट लगा के आप उसको स्किल कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। He also assumed that wages in the expanding capitalist sector are determined by the wages earning in the subsistence sector। वो कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट सेक्टर में वेज डिटरमाइन हो रहा है वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा सबसिस्टेंस सेक्टर है उसमें कितना वेज रेट है, उसमें कैसे। इस मॉडल में ये भी माना उन्होंने, जो आर्थर लुइस है, उन्होंने कि जो डिफरेंस है जो सबसिस्टेंस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में वेज रेट है उससे जो गैप होना चाहिए मैक्सिमम 30% अप टू 30% वो ज्यादा होना चाहिए सबसिस्टेंस सेक्टर से, तभी उसमें उसको वेज, क्योंकि उसमें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना वेज दिया जा रहा है ताकि लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके, तभी उसमें प्रॉफिट जनरेट होगा। कैपिटलिस्ट सेक्टर में ज्यादा वेज होगा, और वेज भी किसके अकॉर्डिंग है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है और जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो वेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। He assumed that profits are the only source of capital accumulation। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट कहाँ पे किसका पार्ट है, ओनली कैपिटल एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन प्रॉफिट जो है केवल कैपिटल एक्यूमुलेशन का पार्ट है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ही प्रॉफिट जनरेट होता है और वहां पे ही कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वेज भी उसमें ही ज्यादा है, उसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें मानकर चलते हैं कि उसमें प्रॉफिट ही नहीं है। This means or he assumed that entire amount of wage money is consumed, that is why the propensity to consume of workers, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एंड दैट ऑफ कैपिटलिस्ट इज assumed zero means capitalist has propensity to save fund। इसका मतलब वो कहते हैं जो वर्कर हैं इन्होंने माना है कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है उसमें ही प्रॉफिट, वहीं पे ही प्रॉफिट जनरेट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही पार्ट है, इसलिए वो मानकर चलते हैं, जो मानते भी हैं और उन्होंने माना है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो किसके बराबर है, इक्वल टू 1, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, और एमपीएस जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो डोमेस्टिक उसके लिए कर रहा है, वो टोटल जो कुछ भी पैदा कर रहा है उसको कंज्यूम कर लेता है, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या है, प्रॉफिट जनरेट करता है और उसको सेव करता है, इसलिए उन्होंने माना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। It is assumed that technical progress leads to higher growth in the form of increasing profits, which lead to increase in employment and investment। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या करती है, हायर ग्रोथ होती है उससे, और प्रॉफिट इंक्रीज करती है, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट सब इंक्रीज होता है, लेकिन ये किस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रेडिशनल है, उसे मानकर चलते हैं कि पुरानी तकनीक का यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज, अब आती है बात, नेक्स्ट अजम्पशन है, लुइस सेड दैट as long as the marginal productivity of labor is greater than the marginal productivity of labor in the subsistence sector near to zero, the labor shall be available unlimited। The labor shall be available unlimited। उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट उनकी assumption है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लुइस के, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर रेदर देन सबसिस्टेंस सेक्टर, तो
तो अगर ऐसा होगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है सबसिस्टेंस सेक्टर में वो कम है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन सबसिस्टेंस सेक्टर, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि अगर वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल सेक्टर में ज्यादा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है, तो वो कह रहा है अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। अगर हम लेबर को शिफ्ट करेंगे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का होने का मतलब है सप्लाई कर्व को कि एक वेज रेट पे, मिनिमम वेज रेट पे आप कितनी भी लेबर को डिमांड कर सकते हैं। Because marginal productivity in industrial sector determined by the wage rate which is higher than the subsistence wage rate, वो कहता है कि जो marginal productivity है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वो भी किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, वेज रेट किसके द्वारा डिटरमाइन होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, जो किसमें कैपिटलिस्ट सेक्टर में हायर है। सो एनी अमाउंट ऑफ लेबर कैन बी सप्लाइड बाय द टाइम wage in industry is higher than the subsistence wage। तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लेबर बाय फार्मर्स, वो कहते हैं कि जो अनलिमिटेड लेबर है, सप्लाई ऑफ लेबर है कौन से सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसमें कौन कौन है, उन्होंने कहा प्रेटी ट्रेडर्स हैं, कैजुअल्स हैं, फीमेल्स हैं, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये सब क्या है, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, कैजुअल लोग हैं जो कोई इस तरह का काम नहीं, छोटे मोटे किसान है, प्रेटी छोटे मोटे व्यापारी, ये सब क्या है, कैजुअल लेबर है, और ये कहाँ से शिफ्ट होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, उस लेबर को शिफ्ट किया जाता है कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल विल देयरफॉर बी अप्लाई, कि वो कहते हैं कि हम कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को शिफ्ट करेंगे कहाँ, हम इंडस्ट्री सेक्टर में कहाँ तक एक प्रोसेस होगा कि भाई उन्हें कितना मिनिमम, जो भी हमारे कैपिटलिस्ट सेक्टर में क्या प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट होगा तो उससे क्या है हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होगी, फिर प्रॉफिट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है वहां पे, फिर प्रॉफिट जनरेट होगा, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर लेबर ट्रांसफर करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये प्रोसेस कब तक रहेगा, तो इसमें कि कैपिटल विल देयरफॉर बी अप्लाइड ओनली अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू द करंट वेज रेट। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, और ये हम उसे वेज दे रहे हैं कैपिटल सेक्टर में यहाँ तक, तो ये क्या, ये वेज हो गया। और अब देखते हैं जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ है, तो ये क्या, ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, फिर क्या है यहाँ पे प्रॉफिट, और वो कह रहा है कहाँ तक अप्लाई होगा, जहां तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और करंट वेज इक्वल हो जाएंगे, इस पॉइंट तक। पी पॉइंट जो शो कर रहा है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे करंट वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल है, वहां तक वो कैपिटल को एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद आता है कि अर्निंग इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर सेट ए फ्लोर टू वेजेस इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर, but in practice wages have to be higher than this. There is usually a gap of 30% more between capitalist wages and subsistence earning. मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने उनका जो वर्किंग पेपर है उसमें ये है कि उन्होंने माना है कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर में वेज डिटरमाइन होते हैं उससे ज्यादा, कम से कम 30% ज्यादा कैपिटलिस्ट सेक्टर में वेजेस होने चाहिए। तो ये क्या है, this gap may be explained in several ways. Part of the difference is illusory. वो कह रहे हैं कि वो तो होने चाहिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या सब्सिस्टेंस लेवल का वेज दिया जा रहा है, और जो हमारा कैपिटल सेक्टर है उसमें प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इंडस्ट्री सेक्टर में, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमारी सब्सिस्टेंस लेवल का वेज इसलिए क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, और इसलिए वो कहते हैं कि इसको आप एक तरह से वो भ्रम भी मान सकते हैं। उन्होंने इल्यूजन की बात की है। इल्यूजन कैसे, उन्होंने कहा कि जो अर्बन एरियाज होता है इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है, हमारा ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, ये भी माना उन्होंने कि हमें लगता है कि वहाँ वेज रेट ज्यादा लेकिन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है,
तो ये भी हो सकता है, ये भी माना है, पर वो कह रहे हैं डायग्राम के हम शो दिखा सकते हैं कि कितना द इफेक्ट ऑफ दिस गैप, कि क्या गैप है सबसिस्टेंस में और जो इंडस्ट्रियल का वेज है, उसके एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली इन फिगर सेकंड विच इज ड्रॉन ऑन द सेम बेसिस एज फिगर ओएस। देखो ये जो है ये क्या दिखा रहा है, सबसिस्टेंस, ये एग्रीकल्चर का वेज है, सबसिस्टेंस लेवल का कितना वेज दे रहा है, ओएस जो है ये एग्रीकल्चर का है, कितना वेज मिल रहा है उन्हें, ताकि वो केवल अपना जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन जो इंडस्ट्री में है वो कितना वेज है, ओ डब्ल्यू, जो ये दिस गैप डब्ल्यू एस शोज द गैप बिटवीन इंडस्ट्रियल वेज एंड एग्रीकल्चर वेज। और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ये जो हमारा ओ पॉइंट है जो शो नहीं हो रहा यहां तक है, तो ये क्या, ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। फिर वो ये कि कहां तक उसको कैपिटल को वो करेंगे एम्प्लॉय, जहां तक करंट वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल होंगे। फिर है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मॉडल और प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ठीक है, कि जो प्रोसेस है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि इसके थ्रू हम जो अनलिमिटेड, जहां पे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है वहां हम उसको शिफ्ट करके एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर कैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया जा सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन है। द की टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन इज द कैपिटलिस्ट सरप्लस। उन्होंने कहा कि क्या है, मतलब जो उसकी की है वो क्या है, कैपिटलिस्ट सरप्लस। जो हमारा उद्यमी है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको जो सरप्लस बचत हो रही है वो उसका की है। एज फार एज द कैपिटलिस्ट सरप्लस इज री इन्वेस्टेड, the industrial sector will draw labor from the subsistence sector and economic expansion will continue। वो कह रहा है कि ये जो हमारा कैपिटलिस्ट सरप्लस है वो कह रहा है ये की है इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। कैसे है कि वो कह रहा है जब तक हमारा ये रीइन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, कैपिटलिस्ट सरप्लस को रीइन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कि उन्होंने कहा है कि कैसे ट्रांसफर करना है जो भी हमारा, क्योंकि वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, जो कैपिटलिस्ट सरप्लस है उससे न्यू इंडस्ट्री को लगाएंगे या फिर उससे और नेक्स्ट इंडस्ट्री को, मतलब वो कई कंपनियां लगा सकता है अपना, और जहां पे वो क्या जो हमारे एक्स्ट्रा लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर की उसको वहां पे शिफ्ट करेगा। फिर क्या होगा, फिर उसको शिफ्ट करेगा और कहां तक शिफ्ट करेगा, वो लेबर को एक पॉइंट तक ही तो शिफ्ट कर सकता है कि जब उसकी कैपिटलिस्ट सरप्लस जहां तक खत्म हो जाएगी उसके बाद वो उसको शिफ्ट करना बंद कर देगा। तो लेकिन वो क्या प्रोसेस होगा, वो कहता है कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ अनलिमिटेड और सरप्लस लेबर डिसअपियर्स। हम इस पॉइंट में देखते हैं, देखो वो कहता है कि ये तो सबसिस्टेंस लेवल का वेज रेट है, ये हमारा क्या है, इंडस्ट्री का वेज रेट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी पहले यहाँ थी, ठीक है, दिस पॉइंट M4 जो भी है ये, कि इस पॉइंट तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी। जैसे ही उसका प्रॉफिट जनरेट हुआ फिर उसने क्या करा, जो एग्रीकल्चर की लेबर है उसको फिर शिफ्ट कर दिया। एग्रीकल्चर की लेबर को शिफ्ट कैसे किया, जो उसकी प्रॉफिट था, ये सरप्लस थी, उससे उसने उसको दूसरी इंडस्ट्री को लगा दिया। उससे लगाने के बाद क्या हुआ, जितनी भी लेबर एग्रीकल्चर से थी उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर उसने फिर इंडस्ट्री को लगाया उस सरप्लस से, अब इस सरप्लस इतनी हो गई दिस पॉइंट तक, अब इस सरप्लस से फिर न्यू इंडस्ट्री को लगाया, फिर उसने फिर शिफ्ट किया। वो कह रहा है कि कहां तक चलेगा ये प्रोसेस, उसने कहा कि जब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हमारी सारी लेबर शिफ्ट हो जाएगी और हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी सिर्फ इतनी लेबर बचेगी जो जितनी वहां पे नीड्स है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब जितनी उनकी भी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर में माना कि 4 लोगों की नीड थी और 4 ही लोग बचे हैं वहां पे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हो सकता है वो भी टेक्निकली यूज करने लगे, और जब कम लोग रहेंगे अच्छे से काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कहेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये वहां पे कैपिटलिस्ट सेक्टर में भी जो सरप्लस थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्यों, वो कहेंगे एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि वो कहेंगे कि जो हमारी कैपिटलिस्ट सरप्लस है वो खत्म कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने जब और डिमांड करी लेबर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से तो वहां पे वो जाएंगे ही नहीं,
क्योंकि उन्हें भी वहां पे वेज रेट भी अब ज्यादा हो चुका है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुकी है। और वेज रेट कैसे डिसाइड होता था? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। जब एग्रीकल्चर में ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका वेज रेट भी बढ़ेगा। और ये उल्टा एक हो सकता है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। जैसे Lewis said that capital accumulation is the central problem of every underdevelopment economy, ठीक है, that is percent ऑफ इट्स नेशनल इनकम। इसका क्या सार है? वो कह रहे हैं कि हर एक इकोनॉमी के लिए 12 से 15% जो नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करती है? सेविंग से। अगर हमारी सेविंग ज्यादा होंगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, अच्छा होगा। कैसे होगा? क्योंकि सेविंग से ही डिपेंड होता है कि नेशनल इनकम ज्यादा होगी। सेविंग ज्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन एनी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विदाउट इसके, हम इसको भी, जो हमारी औद्योगिक क्रांति है उसको भी नहीं डिफाइन कर सकते हम। वी हैव सीन द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल एट ए कांस्टेंट रियल वेज रेट, कैपिटलिस्ट सरप्लस विल बी राइज कंटिन्यूअसली, एनुअल इन्वेस्टमेंट विल बी राइजिंग प्रोपोर्शन टू द नेशनल इनकम। अब बात आती है कि फर्स्टली की जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है इज प्रोसेसिंग फास्टर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि जो मैंने पॉइंट बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमने लेबर वहां पे शिफ्ट कर दी एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो पॉपुलेशन है, कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द प्रोसीडिंग फास्टर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उसके बाद क्या है? जब हम इंडस्ट्री सेक्टर में कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, faster than population growth, therefore reducing the absolutely the number of people in the subsistence sector। वही आ गई, वहां पे लोग कम हो जाएंगे, कहाँ पे ट्रांसफर हो गए? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा? ऑटोमेटिकली नॉट बिकॉज प्रोडक्शन अल्टर्स बट बिकॉज देयर आर फ्यूअर मंथ्स ऑफ शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाँ, आफ्टर ए व्हाइल द change actually becomes noticeable and capitalist wage begins to the force up। सेकेंडली क्या होगा? जो फर्स्टली क्या था, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ के मुकाबले कैपिटल ज्यादा बढ़ रहा था, तो एक पॉइंट के बाद क्या हो गया? सारी लेबर कहाँ पे शिफ्ट हो गई? एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। और उसके बाद क्या है? प्रोडक्टिविटी जब वहां पे शिफ्ट हो गई तो ये उल्टा होगा कि वहां की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब वहां पे इतने ही लोग बचे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंडली क्या होगा? इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैपिटलिस्ट सेक्टर रिलेटिवली टू द सबसिस्टेंस सेक्टर में टर्न द टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट capitalist sector and so force the capitalist to pay workers a higher percentage of their product। वो कह रहे हैं क्या होगा? एक पॉइंट के बाद वो क्या है? फोर्स करेंगे कि वो हाई वेज रेट दें। जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है क्या करेंगे? हाई वेज रेट। हाई वेज रेट देने से क्या होगा? उनकी भी वहां सरप्लस खत्म हो जाएगी। थर्डली द सबसिस्टेंस सेक्टर में आल्सो बिकम मोर प्रोडक्टिव इन टेक्निकल सेंस। जब वहां पे लोग कम बचे हैं एग्रीकल्चर में तो क्या होगा? उनकी भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी और वो टेक्निकली भी प्रोडक्शन जो है उनका वो बढ़ने लगेगा। Anything which raises the productivity of the subsistence sector will raise real wages in the capitalist sector। जब वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उनके जो सबसिस्टेंस सेक्टर का वेज रेट बढ़ जाएगा तो वो किसको, अगर वहां पे वेज ज्यादा है तो कैपिटलिस्ट सेक्टर का उससे भी ज्यादा होगा। तो will therefore reduce the capitalist surplus and rate of capital accumulation unless it at the same time more the corresponding move to the terms of trade against the subsistence sector। तो ये उल्टा होगा। उसमें क्या होगा? जो कैपिटलिस्ट सरप्लस थी वो भी फिनिश हो जाएगी और जो हमारा ये क्या होगा इससे कि दोनों ही सेक्टर्स की एक तरह से प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ जाएगी और दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली हम जब शिफ्ट करने की बात आती है कि हम लेबर कहाँ तक ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सेक्टर से, जब तक कि कैपिटलिस्ट सरप्लस फिनिश ना हो जाए और वहां पे इतने ही लोग बचे जिनकी नीड थी। उसके कारण क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो दोनों सेक्टर में ग्रोथ होगी। तो इससे क्या हम देखते हैं? हम ये पाते हैं कि दिस इज आल्सो व्हाई इंडस्ट्रियल एंड एग्रेरियन रिवॉल्यूशन ऑलवेज टुगेदर and why economies in which agriculture is stagnant do not show industrial development। हम ये देखते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। ये जरूरी है कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी लेकर आएगा और दोनों में रिवॉल्यूशन एक साथ होगा। तो सो थ्रू दिस प्रोसेस इकोनॉमी कुड अचीव द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? इकोनॉमी ग्रोथ को वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।